नमस्कार। किसान हूँ मैं, खेती करना मेरा कर्म है। अपने साथ साथ दूसरों का भी पेट भरना मेरा धर्म है। दूरदर्शन राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि, उन्नत किसान और खुशहाल भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और आप सभी को आज किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई। दूरदर्शन राजस्थान की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज का ये जो दिन है, किसान दिवस जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। चूँकि उन्होंने किसान के लिए, किसानों की तकनीकी प्रगति के लिए बहुत सारा कार्य किया था, बहुत कुछ किया था, इसलिए आज के दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानी में कई तरह के परिवर्तन होते रहे हैं। क्या क्या किसानी में परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या बारीकियां हैं कृषि की, उसके बारे में जानकारी लेंगे। स्टूडियो में आए आज हमारे विशिष्ट अतिथि, एक प्रगतिशील किसान जो कि गोपाल रत्न और राष्ट्रीय हलधर ऑर्गेनिक अवार्ड रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं, श्री सुरेंद्र अवाना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि नाम से हम जानते हैं, गोपाल रत्न जो आपको मिला है, इसका मतलब गोपालन में आपने बहुत सारा कार्य किया है। जो हमारी देसी नस्ल की गिर गाय है उसमें भी आपने बहुत सारा काम किया है, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारा काम किया है। और इसी विषय में आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले उन अवार्ड्स की आपको बहुत बहुत बधाई और दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो किसान दिवस हम जो मनाते हैं और किसानी जो है वो जब कई वर्षों से जो चली आ रही है हिंदुस्तान में, और उसमें कई प्रकार के बदलाव आए हैं, तो जो किसानी में जो परिवर्तन आए हैं, इस परिदृश्य में जो बदलाव आए हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें। सभी किसान भाइयों को राम राम। और आज किसान दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, पिछले 60-70 के दशक से जो खेती करते आ रहे हैं किसान, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय हमारे देश में अनाज की कमी थी। और उसके बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आई और उस पर बहुत काम हुआ, उन्नत खेती पे। और आज ये है कि हमारे पास अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन उस समय की खेती और आज की उन्नत खेती में बहुत बदलाव आ गए हैं। उन्नत खेती आज वो होगी जो प्राकृतिक खेती होगी और वैल्यू एडिशन करके उसकी अच्छी मार्केटिंग करेगा, चाहे वो कृषि हो या पशुपालन हो, वो उन्नत कृषि कहलाएगी। तो ये बहुत सारे परिवर्तन, जैसे उस समय जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते थे, उस समय जिस तरह से काम होता था, जैसे और जानवरों की सहायता से और सहायता से खेती की जाती थी। आज कई सारे नए इक्विपमेंट्स भी हैं, नई सारी चीज़ें हैं जो कि परिवर्तन आए हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज पहले जो हम ऊँटों से, बैलों से खेती करते थे और पुराने तरीके थे, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की कि आज छोटे छोटे इक्विपमेंट इतने आ गए हैं कि किसान को मेहनत कम करनी पड़ती है और उनके द्वारा ही सारी खेती होती है। और आप देखेंगे कि जो जीरो बजट खेती है उसके अंदर भी विज्ञान ने तरक्की की है कि उसके साथ साथ जो हम ऊँट और बैल, हालांकि मैं ऊँटों से खेती कर रहा हूँ खर्चा कम करने के लिए, लेकिन बहुत से किसान भाई हैं वो विज्ञान की जो तरक्की हुई है उसके साथ जो खेती कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे पास अनाज के इतने भंडार हैं। लेकिन जो सरकार हमें, अभी दोनों सरकारें वैल्यू एडिशन के लिए जो सब्सिडियां दे रही हैं, तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि जो भी खेती कर रहे हैं उसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग खेत के अंदर की जाए, वैल्यू एडिशन की जाए। चाहे पशुपालन का काम करते हैं तो दूध की प्रोसेसिंग करें और इसके अंदर साइंस को पूरा अपनाना चाहिए। जो विज्ञान हमें प्रोसेसिंग में मदद कर रही है उसको पूरा अपना कर करें तो किसान की इनकम डबल भी होगी और हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा अनाज और अन्य उत्पादन पैदा होंगे। हाँ, क्योंकि अभी कई बार ऐसा हम सुनते हैं कि उतनी ज़्यादा जो प्रॉफिट एक मिलना चाहिए, उतना प्रॉफिट किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या क्या चीज़ें और इनकॉर्पोरेट उसमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को और साथ में मिलाना चाहिए, या किस तरह से एक किसान को चलना चाहिए कि उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाए या और आगे बढ़े, दुगना हो जाए, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, आज सभी किसानों के और जो युवक खेती करना चाह रहे हैं या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं
सबका एक माइंड सेट है कि खेती और पशुपालन घाटे का सौदा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये समय अगर जो युवा खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप जितनी योजनाएं हैं उनका सबका फ़ायदा उठाएं और आईएफएस मॉडल की खेती करनी चाहिए। आईएफएस मॉडल का मतलब एकीकृत खेती, समन्वित खेती। जो किसान ये खेती करेंगे उसको कभी भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे की सब पूरक हैं। जी जी। जैसे पानी की खपत कम होगी, ऑर्गेनिक आप करेंगे तो धरती भी स्वस्थ रहेगी, और जो भी आप प्रोडक्ट पैदा करेंगे और आपका जो वेस्ट है फार्म का वो सब एक दूसरे के काम आएगा। इसके लिए आपको फसल, सब्जी, बागवानी के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और जो आज प्राकृतिक खेती, जैविक खेती है, वो बिना पशुपालन के नहीं हो सकती। इसलिए आप पशुपालन को करें और उसके साथ साथ आपको आज पानी भी बचाना पड़ेगा। और पानी जो सरकार की सब्सिडी है उससे आप जलहौज बना के पानी बचाएं, और उस पानी के अंदर ही आप 4 तरह के काम कर सकते हैं। जैसे मैं मछली पालन और बतख पालन कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में मोती पालन और सिंगाड़े आदि पैदा करूँगा। तो किसान को इस तरह से एक ही चीज़, जो फ्री का पौंड है और फ्री का बरसात का पानी है, तो उसको बचा के अगर 4 फायदे अगर लेंगे तो किसान को डेफिनेट इनकम डबल होगी। और ये एकीकृत खेती को अपनाओगे और जो वैल्यू एडिशन करोगे, जैसे आज मैं हमेशा किसान भाइयों को कहता हूँ कि आपका आंवला है, आप 15 रुपये किलो बेच रहे हो, मेरा ये कहना है कि उसमें वैल्यू एडिशन करके 15 रुपये में 35 रुपये और जोड़ दो, चीनी, लेबर, ये सब जोड़ने के बाद आप उसको मुरब्बा बना के जी जी। और आप 100 से 200 रुपये किलो आप बाज़ार में बेच सकते हो। आयुर्वेद कहता है कि रोज़ एक आंवला खाओ, निरोगी रहो। तो ये जो 50 रुपये का आपका खर्चा हुआ 100 रुपये में बिकेगा, तो ये 50 रुपये जो अभी तक कोई और कमा रहा था, ये किसान डायरेक्ट कमाएगा, तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए आईएफएस मॉडल की खेती को अपनाएगा युवा और साथ साथ पशुपालन को भी करेगा, तो डेफिनेट उसकी इनकम डबल होगी। तो ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी कि किस तरह से हम जो नॉर्मल जो हम खेती कर रहे हैं उसमें और वैल्यू एडिशंस करके और उसको और थोड़ा परिपक्व बना के उसी प्रोडक्ट को हम और बेटर तरीके से, ज़्यादा प्रॉफिट से, ज़्यादा मुनाफे से उसे बेचा जा सकता है। आप आईएफएस मॉडल पे काम कर रहे हैं, आपका बहुत मॉडर्न टेक्निक है आपके खेत में, तो उसके बारे में एक अगर आप डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि किस तरह से आप उसे कर रहे हैं मैनेज, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें मिलाई हैं, साथ में जोड़ी हैं, जिससे कि आपको और बेहतर फ़ायदा मिल रहा है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी और ये मौका मिले कि किस तरह से वो और अपने काम को बेटर कर सकते हैं। देखो किसान भाइयों, आज मैं जयपुर शहर में 400 जो परिवार हैं उनका फैमिली फार्मर हूँ, और दातुन से लेके और अभी दीपावली पर मिठाई तक मैंने दी थी, और नमक से लेके आने वाले टाइम में सारे जूस मैं दूंगा। आप जो भी प्रोडक्ट पैदा करते हो उसकी वैल्यू एडिशन करके मार्केटिंग आपको खुद को करनी पड़ेगी। आपके फार्म पे आप समझो कि लेने आएंगे, शुरू में आपको एक ऐसा शुद्ध ऑर्गेनिक पैदा करके आपको देना पड़ेगा। तो मैं जैसे फैमिली फार्मर हूँ और सारी चीज़ें उनके यहाँ डोर टू डोर भिजवाता हूँ, तो आप देखिए मेरा दूध 80 रुपये जा रहा है, घी 1800 रुपये है, फल सब्जी ये, तो कस्टमर को भी फ़ायदा है। क्योंकि मान लो टमाटर मंडी में 20 रुपये है, कस्टमर के आते आते वो 40 रुपये मिलते हैं। मैं फार्म से डायरेक्ट फार्म टू कस्टमर 40 रुपये में देता हूँ, तो एक तो सीधे सीधे मुझे 20 रुपये बच गए, तो मेरी इनकम डबल हो गई, 20 से 40 रुपये हो गई। और दूसरा, कस्टमर को ये फ़ायदा है कि उसको एक फ्रेश चीज़ मिलेगी, और वो अगर मेरे फार्म को जानता है, मुझे जानता है, तो वो देखेगा कि यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक पैदा हो रहा है और वैल्यू एडिशन हो रही है, वो भी, उसमें भी कोई मिलावट किसी तरह की नहीं है। और दूध की प्रोसेसिंग होके उसका घी है, छाछ है, दही है, ये सब भी उनको शुद्ध मिलेगी। तो इस तरह से किसान भाइयों से कहना है कि आप भी अपनी धीरे धीरे, चाहे 2 गाय से शुरू करें या 2 भैंस से शुरू करें, और थोड़ी थोड़ी सब्जी और फ्रूट पैदा करके ऑर्गेनिक। और जयपुर शहर में बहुत मार्केट है। अभी आप देखेंगे कोरोना के बाद हमारी औषधियाँ, हमारे फल फ्रूट और ऑर्गेनिक चीज़ें, इनकी विदेशों में भी बहुत डिमांड बढ़ी है। तो किसान भाइयों, आप इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेट आपकी इनकम भी डबल होगी और आईएफएस मॉडल को अपनाना पड़ेगा।
आईएफएस मॉडल पे काम करेंगे तो और बेटर रिजल्ट्स हमें आएंगे। ऑर्गेनिक की जैसे कि आपने बात करी, आपको अवार्ड भी मिला है, हल्दर ऑर्गेनिक जो अवार्ड है वो आपको मिला है। तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक जो आपने कुछ इनोवेशंस भी किए हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि आपने ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफ़ी सारा काम किया, तो उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें कि कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से, एक शुद्ध तरीके से एक बेटर हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उगा सकते हैं, जिनसे कि अच्छे से मार्केट करके यूज़ करें। देखिए, जैविक खेती, आप जैसा मैंने बताया 60 से 70 दशक पहले जाएंगे तो सब जैविक खेती होती थी और जो भी पशुधन किसान के पास होता था उसका खाद यूज़ करता था। लेकिन उस समय की मांग थी, हरित क्रांति आना, उस समय यूरिया, डीएपी, पोटास और ये केमिकल ये आना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास अनाज की कमी थी और वैज्ञानिकों ने नई नई चीज़ें ईजाद करके और आज हमें इस मुकाम पे ले आए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि समय की मांग है कि केमिकल की खेती के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, हमारी जो धरती माँ है वो बंजर होती जा रही है, पानी की लागत ज़्यादा हो रही है और कई तरह की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो मैं 80 बीघा में आज पूरी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। पहले दिन से ही जब से शुरू किया, एक भी कोई दाना या केमिकल का आज तक यूज़ नहीं किया और वही चारा उगा के मैं पशुओं को भी वही खिला रहा हूँ, सारा का सारा ऑर्गेनिक। इसलिए आज मेरे फार्म पे जो भी प्रोडक्ट हैं वो पूरे ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि जो प्राकृतिक खेती बरसों पहले होती थी और पशुओं के खाद से होती थी वही पूरी है। जैसे मैं पशुओं के अपशिष्ट से जैविक खाद बना रहा हूँ मेरे फार्म पर भी, उसमें 6-7 पशुओं के तो अपशिष्ट हैं, जैसे 50% देसी गाय का गोबर है, बकरी की मींगनी है, भेड़ की मींगनी है, ऊँट के मींगने हैं, घोड़े की लीद है और मुर्गी की मीट है। ये सारे पशु पक्षी मेरे फार्म पर हैं, ये सब ऑर्गेनिक खाते हैं तो इनका वेस्ट भी ऑर्गेनिक है। और उसके गोमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ, ये सारा भी पूरे फार्म पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जो 13 से 16 तत्व चाहिए किसी भी क्रॉप को या फ्रूट को या वेजिटेबल को, वो तत्व सारे तो इन पशु अपशिष्टों में नहीं हो सकते, इसलिए इसमें और ऐड करके, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, जियोलाइट है, चारकोल है, इस तरह से ये और अपशिष्ट दोनों मिला के संपूर्ण खाद मैं मेरे फार्म पे बना रहा हूँ। और आप देखेंगे चारों तरफ मेरे फार्म पे भी हरियाली है, दूसरे किसानों को भी दे रहा हूँ और अभी मैंने 2-3 प्रदेशों में भी बाहर भी एजेंसियाँ भी दी है और खाद भी भेज रहा हूँ। तो इसलिए आपके पास जो भी पशुधन है आपको उसको उसी का खाद, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, ऊँट हो या गाय भैंस हो, इनके जैसे जीरो बजट में ये कहा जाता है कि एक देसी गाय से आप 20-30 बीघा तक जैविक खेती कर सकते हैं। और जैविक खेती करने का पानी की लागत कम होगी, धरती बचेगी, वो तो है ही। उसके अलावा हम हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य भी सुधारेंगे और आप जैविक प्रोडक्ट अगर बाजार में ले जाते हो तो आपको कीमत भी सवाई मिलेगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने स्वास्थ्य की बात की, अगर हम जैविक खेती करते हैं और जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो स्वास्थ्य लाभ जो होता है उसकी बात ही अलग है। कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, तो जब हम पुराने बेसिक्स पर वापस जा रहे हैं, हमारा जो पुराना तरीका था, हमारा जो पहले का तरीका था कि हम जैविक खेती ही करा करते थे, उसके थ्रू हमको और बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि जो आप खाद और जो आपने कहा कि पेस्टिसाइड्स जो आप उससे गौमूत्र से जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से आप उनकी जानकारी किसानों को ऑनलाइन दे सकते हैं या लाइव दे सकते हैं, जिससे कि वो खुद उस खाद को वैसा बना सकें और अपने प्रोडक्ट को उस तरह से यूज़ कर सकें। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही किसान दिवस पे एक बहुत ही विशेष ये होगा। तो आप आगे चलकर शायद इनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि किस तरह से ये किया जा सकता है। हमारी जो किसानी खेती है उसमें और भी कई तरह के बदलाव आए हैं, कई सारे नवाचार उसमें बहुत हो रहे हैं। तो उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें कि क्या नई चीज़, क्या नई तकनीक, क्या नए नवाचार हैं जिससे कि और बेटर खेती हो सकती है और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, जहाँ हमारी कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की की है, किसानों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए, फसलें जो हैं वो ऐसे ऐसे सीड आए हैं कि आपकी खेती में हर पैदावार बढ़ाई थी, बगीचों के अंदर ऐसे ऐसे आए हैं कि उसके अंदर भी बहुत बदलाव आए हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जैसे परंपरागत खेती है और वो हमारे गेहूँ, अनाज, जो बाजरा है उसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ जितनी आवश्यकता हो। उसके अलावा आज मेरा किसानों से ये कहना है कि आप फलों के बगीचे लगाइए और साथ में
फलों के बगीचे के साथ साथ आप पशुपालन को भी बढ़ाइए। आज आप देखेंगे कि कोरोना के बाद और इस समय जो युवाओं में रुझान है वो पशुपालन के प्रति ज़्यादा है। पशुपालन में सिर्फ गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं है, इस समय जो और आपको किसानों को इनकम दे सकती हैं दूसरी चीज़ें, जैसे मछली पालन है, बतख पालन है, भेड़ पालन है, बकरी पालन है, बटेर भी लोग जयपुर में पाल रहे हैं, देसी मुर्गे मुर्गी कड़कनाथ ये भी पाल रहे हैं, खरगोश पालन है। उसके अलावा जयपुर में आप देखेंगे कि 5-7 सूकर पालन का भी कार्य हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आपको इनकम बढ़ानी है तो खेती के साथ साथ ये दूसरे तरीके भी आपको पशुपालन वाले जो कार्य हैं उनको भी अपनाना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं कि बरसात के पानी में मछली पालन कर रहा हूँ, उसमें बतख भी है। बतख का वेस्ट है वो मछली का फीड है, और मछली का वेस्ट है वो बहुत अच्छा हरा खाद है। उस खाद को आप पानी में सिंचाई करते हैं तो ये समझो 10-15% आपको खाद की आवश्यकता कम होगी। उसके अलावा गोबर से मैं जैसे खाद के अलावा बायोगैस बना रहा हूँ, गोबर की ईंट बना रहा हूँ, जिसके रूम मैंने मेरे फार्म पे मीटिंग हॉल और एक किचन बनाया है। उसके अलावा गमले बना रहा हूँ, जो अभी सरकारें प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण के तहत हैं, तो उस गमले के अंदर आप पौधा लगाएंगे तो उसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो आपको 1 साल तक खाद देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी और पानी के संपर्क में आएगा तो उसका जूस निकलेगा तो वो खाद का काम करेगा। उस गमले को अगर बाहर भी आप रखते हो तो 1-1.5 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके अलावा अभी दीपावली पे 1 लाख दीपक मैंने बनाए और जयपुर शहर में दिए। उसके अलावा अभी इस पर गोकास्ट लकड़ी भी बना रहा हूँ गोबर से ही, और इसकी मूर्तियाँ भी बनाई जा सकती हैं, थोड़े दिनों बाद मैं भी बनाऊँगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जो भी उन्नत कृषि के अंदर पशुपालन का भी पूरा का पूरा आपको वेस्ट का और एक दूसरे के पूरक है उसका उपयोग करके आपको आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कई जो लोग हैं वो किसानी खेती से धीमे धीमे मुंह मोड़ रहे हैं, जैसे उनको लगता है कि शायद उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जो आपने इतने सारे इनोवेशंस बताएं, इसमें इनोवेशन की बहुत मेरे ख्याल से ज़रूरत है। और आपने जो ये आइडियाज़ दिए हैं, जो बताए हैं कि किस तरह से और चीज़ों को उसमें जोड़ा जा सकता है, कैसे हम ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, कैसे आपने बताया कि मछली और बतख एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उससे आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मेरे ख्याल से जो लोग अपना जो किसानी खेती बेच कर, कई लोग अपनी ज़मीनें बेच कर जा रहे हैं, उनको इस प्रकार में इस चीज़ में आना चाहिए। और जैसा कि और सारे इनोवेशंस जो हैं जो खेती के थ्रू हो रहे हैं वो करके और अपनी इनकम बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हमें अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहिए या हमें किसानी खेती से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए? देखिए, युवा किसान भाई और दूसरे जो भी बड़े भी खेती कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि इस समय एकीकृत खेती करें। और एकीकृत खेती के जैसे मैंने पूर्व में लाभ बताए, युवाओं को ये चाहिए कि खेती के साथ साथ बागवानी, सब्जी, सरकार की जो योजनाएं पॉली हाउस है, सोलर है और आपका फार्म पॉन्ड है, तो इन चीज़ों से आपकी खर्चे तो कम होंगे। जैसे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा अगर आप सोलर को यूज़ करेंगे और दिन में आप सिंचाई कर सकते हैं। और उसी सोलर के साथ साथ आप सोलर के आजकल 4-5 यूज हो गए, जैसे मैं BMC भी उससे चला रहा हूँ, कुट्टी काटने का भी काम कर रहा हूँ, पानी के मैंने पहले आपको फ़ायदे बताई दिए। तो इस तरह से किसानों को आज के परिप्रेक्ष्य में और युवाओं को सारी तरह की खेती करें। और जो हमारी सरकारें मदद कर रही हैं वैल्यू एडिशन में, तो आप हर अनाज की, हर सब्जी की, हर फ्रूट की, दूध की और अन्य जो हैं उन सब की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और वैल्यू एडिशन करके आप फार्म पर ही करें तो इससे क्या शुद्ध चीज़ होगी। कभी भी आप देखेंगे कि बिचौलिया है वही बीच में गड़बड़ करता है, चाहे हमारे मसाले हो चाहे और दूसरी चीज़ें हो। किसान कभी भी बेईमानी नहीं करता है। तो इसलिए आप वैल्यू एडिशन करके और शुद्ध चीज़ देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये कतई घाटे का सौदा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि मैं CWRI से भेड़ लाया, CWRI मालपुरा जो टोंक ज़िले में है, और मेरी पहली भेड़ ने 3 बच्चे दिए, दूसरी भेड़ ने 2 दिए और तीसरी ने 4। मैंने पूरे जयपुर ज़िले में पूछा कि भेड़ तो 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे देती नहीं, मेरी भेड़ ने 4 बच्चे दिए। तो मेरी एक तरह से किसानों की दूसरों की 1 बच्चे देती है, मेरी 4 बच्चे देती है। इसी तरह से मेरी गाय जो सेक्स हार्टेड सीमन यूज़ कर रहा हूँ उससे बछड़ी ही पैदा होती है,
तो जैसे किसी किसान भाई के 5 गाय ब्याएंगी तो 2 बछड़े लाएंगी, 3 बछड़ी लाएंगी, मेरी 5 की 5 बछड़ी होगी तो मेरी इनकम ज़्यादा होगी। तो आज के समय में जो विज्ञान ने तरक्की की है, किसान भाइयों उसको पूरी अपनाना पड़ेगा, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे कृषि हो और चाहे बागवानी का काम हो। और साथ साथ में एकीकृत खेती के अंदर सारे एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, पिछली बार जनवरी के अंदर नागौर जिले के अंदर डीडवाना तहसील में आंधी के साथ ओले पड़े थे, तो किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे। और वही ओले 2 दिन बाद में मेरे फार्म पर भी पड़े, लेकिन मैं एकीकृत खेती करता हूँ तो मेरे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे थोड़ी सी फसल थी उसमें कोई थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, बाकी एक गाय को नुकसान नहीं हुआ, खाद को नहीं हुआ, मछली को नहीं हुआ, भेड़ को नहीं हुआ, बकरी को नहीं हुआ, बतखों को नुकसान नहीं हुआ, फलों के थोड़े से पत्ते, यानी और किसानों के 90% नुकसान हुआ तो मेरे सिर्फ 10% ही नुकसान हुआ। तो इसलिए किसान भाइयों को एकीकृत खेती करके और ये सारा मॉडल जो विज्ञान ने तरक्की की है वो अगर हम अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, ये प्रॉफिट का सौदा है। बस थोड़ी सी आपको सोच बदलनी होगी और इसको उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। कृषि उद्योग, पशुपालन उद्योग, इसको इंडस्ट्री की तरह दर्जा देके अपन काम करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाता है तो वो मेंटली 2-3 साल तक प्रिपेयर रहता है कि इसमें मेरे को कुछ जेब से रॉ मटेरियल के पैसे भी लगेंगे, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें भी पैसेंस रख के युवाओं को खेती करनी पड़ेगी और उसके साथ पशुपालन भी करना जरूरी है। और दोनों के जो भी प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू एडिशन करके और ऑर्गेनिक करके आप अगर बाजार में ले जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ बाजार दौड़ा हुआ आपके पास आएगा। आज हर आदमी डरा हुआ है कि मुझे शुद्ध चीज़ चाहिए, इस कोरोना के बाद और भी डरा है। तो आप शुद्ध पैदा करेंगे तो डेफिनेट कस्टमर आपके खेत तक आएगा और आपकी एक पहचान बनेगी। और इसके साथ साथ आप इको टूरिज्म पे भी काम कर सकते हो। तो आपके अगर फार्म पे 4-5 झोपड़ी कमरे बने हुए हैं तो वो जो शहर के लोग 5 स्टार में रुकते हैं वो आपके खेत पे रुकेंगे, नज़दीक से आपको खेती को देखेंगे, पशुपालन को देखेंगे, आपके वहाँ रुकेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, आपको पैसे भी देके जाएंगे और आपके प्रोडक्ट भी वहाँ से खरीद के लेके जाएंगे। बहुत सारे आपके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कि कैसे खेती को लेकर हम इको टूरिज्म तक भी पहुँच गए हैं। अभी हाल ही में हमने सुना कि राजस्थान सरकार जो है वो किसानों से उनके व्यूज़, उनके जो भी इनोवेशंस हैं उनके बारे में जानकारी ले रही है, क्या क्या उनके सुझाव है उनके बारे। आपने भी सरकार को बहुत सारी जानकारी दी, तो उसके बारे में हमें चलते चलते कुछ बताएं कि किस तरह से आपने ये किया। देखिए, पहला सुझाव तो मैंने ये दिया है कि पिछले बजट में हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए बजट में प्रावधान किया था, लेकिन मैंने अभी सुझाव दिया है कि वो किसानों को उसका भी लाभ नहीं मिलने लगा है, तो इसको कृपया जल्दी करवाएं। दूसरा, आज हमारी जो खेजड़ी है, रोइडा है या कैर है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। मैं मेरे फार्म की बात करूं कि 10% खेजड़ी हर साल सूख रही है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसमें कीड़ा लग रहा है, कुछ ट्रैक्टर से हल जोतते हैं वो भी कारण है, कुछ बरसात कम है, वो कोई भी कारण हो, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि ये हमारा जो कल्पवृक्ष है राजस्थान का, इसको बचाना होगा। ये नहीं बचाएंगे तो हमारे किसानों के लिए बहुत अहित होगा। नंबर 3 मैंने ये बताया कि हमारी जो थार पारकर गाय है वो आज देखो आप राजस्थान में 18-19 लीटर से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, जबकि यही थार पारकर आपके वेस्ट साउथ में आप जाएंगे, केरल में, तमिलनाडु में, वहाँ 20-22 लीटर की दूध है। तो इस पे सरकार को काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये हमारी जो मूल है, आप देखें राजस्थान में गिर गाय है वो 22-22, 23-23 लीटर दूध वाली है, जबकि वो गुजरात की है, और हमारी जो थार पारकर है इसकी कमी है। तो ये मैंने सुझाव दिए। तीसरा एक चौथा सुझाव और दिया है कि हमारे यहाँ नर्सरियों की कमी है, और आज किसान है वो फलों के बगीचे लगा रहा है, लेकिन जब हम लेने जाते हैं बगीचे तो हमारे यहाँ मदर प्लांट वाली नर्सरियाँ राजस्थान सरकार की थोड़ी सी हैं जहाँ 5-10 पौधे मिलते हैं। इससे लाखों करोड़ों रुपए दूसरे प्रदेशों में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, यूपी में जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि नर्सरियाँ यहाँ होगी तो किसान को भी फायदा लगेगा और हमारा पैसा प्रदेश में रहेगा। जी, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुझाव आपने दिए, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें आपने बताई कि किस तरह के एक किसान एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक उद्योगपति बन सकता है, कैसे चीज़ें और आगे बढ़ा सकता है और अपने आप को प्रॉफिट में ला सकता है। किसान दिवस पर इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट रिच जानकारियों के लिए सुरेंद्र रावना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।